जैसा कि दोस्तों मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम। मैं आज से हमारा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, जो उसका फर्स्ट पेपर है जीएस, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके यूनिट नंबर 6 में जो हमारा आता है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, तो आज उसके जो चैप्टर नंबर 1 में प्रस्तावना का जो उल्लेख है, उसके बाद मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व है। तो हम आज 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रारंभ कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक टू एडवांस, इजी टू हार्ड पे रहेगा। धीरे धीरे आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा कि देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, कितना नहीं होता है अच्छी तरीके से। तो मैं रोज़ टॉपिक वाइज आपको वीडियो दूंगा, उसके बाद अपने इस चैनल के लास्ट लिंक में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। और ये बाइलिंगुअल है। जो हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम या साइंस बैकग्राउंड के हैं, प्योर हिंदी तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये दोनों बाइलिंगुअल में बनाया है, जिससे आसानी से समझा जा सके। तो आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये देख लें कि प्रस्तावना क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। तो उसमें दिया है हमारा कि संविधान की आत्मा में परिचय पत्र होता है हमारा प्रियम्बल। और हमारे प्रियम्बल में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 मूल आदर्श भी आपको इसमें दिखाई देंगे। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं, उसे भी आप एमसीक्यू जब लगाएंगे पता चल जाएगा कि कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए, अडॉप्टेड जिसे कहते हैं। और 3 से 5 क्वेश्चन रहते ही हैं उसमें क्या है इस टॉपिक से। तो प्रारंभ करते हैं एमसीक्यू। तो पहला सवाल ये है कि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से आरंभ होती है? ए, हम भारत के नागरिक। बी, हम भारत के लोग। या हम भारतीय जन। तो आपके हिसाब से इसमें आंसर कौन सा हो सकता है? अगर आप प्रियम्बल पढ़े होंगे तो प्रियम्बल स्टार्ट ही होता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे आते हैं। प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? व्हाट हैज इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर हमारा ये है, संघीय फेडरल स्टेट है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या इंडिपेंडेंट नेशन है। क्या कहेगा प्रस्तावना में? प्रस्तावना की बात हो रही है तो हमारा इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? आ गया ना, जो अभी मैंने आपको शुरुआत में परिचय दिया। किस शब्द से जोड़े गए हैं? तो 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, या 44वें संविधान संशोधन 1978, या 46वें संविधान संशोधन 1982। जब आप पढ़ेंगे ये टॉपिक तो इसमें आता है क्या, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। क्या है कि इंदिरा के काल में ये चीज़ें जोड़ी गई थी, ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। 4 में ये पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार उल्लिखित हैं? जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय उल्लिखित है? तो आंसर दीजिएगा कमेंट में आप सब कि क्या है क्या नहीं, या फिर अपना आप खुद ही वो कर लीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा क्या सही है क्या गलत। तो इसमें 3 तरीके के हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी है, 3 तरीके के न्याय के बारे में प्रस्ताव हमारे उल्लिखित है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 हमारे क्या कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा?
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? When was the preamble of the Indian Constitution adopted? कब किया गया है? 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, या 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारा कब अडॉप्ट किया गया है? ये हमारा अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। नवंबर 1949 को हमारे अडॉप्ट किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने? हु प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने? ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर ने, दूसरा राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने। आप जो प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें उसका जो उसकी कैसे क्या क्या चीज़ें, सब सारी चीज़ें हुई उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इसमें हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? इन द प्रियम्बल रिपब्लिक मीन्स क्या? वंशानुगत राजा, हायरार्की किंग, या फिर निर्वाचित राज्याध्यक्ष, या धार्मिक राज, या राजतंत्र। इसका क्या आंसर हो सकता है? अपने यहाँ पर अपने देश में जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका किस तरीके से मतलब चुनाव होता है? निर्वाचित होता है ना। अभी जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका निर्वाचन हुआ है ना। तो अपने यहाँ कोई राजतंत्र है नहीं, या धार्मिक राज्य, या राजतंत्र, या वंशानुगत कोई राजा। इसके पहले कलाम जी राष्ट्रपति रहे हैं, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही हैं, और क्या है कि पी चिदम्बरम नहीं, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहे हैं। तो अपने यहाँ निर्वाचन होके आता है राज्याध्यक्ष। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है संप्रभु? व्हाट डज सॉवरेन मीन इन द प्रियम्बल? ऑप्शन ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है हमारा देश, या फिर केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, या फिर सी आंतरिक और बाह्य दोनों में सर्वोच्च है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून से मुक्त है। इसका क्या आंसर होगा? हमारा देश दोनों में वो है, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों से संप्रभु है। किसी देश के वो कर में अपनी पॉलिसी, दबाव में अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट या फिर हमारी जो सरकार है वो नहीं बदलती। वो नियम कायदे किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं बनाती। तो इसका मतलब यही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूड अंडर लिबर्टी इन द प्रियम्बल? ऑप्शन नंबर ए केवल विचार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन नंबर बी केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, या आर्थिक स्वतंत्रता। क्या इसमें हमारे प्रियम्बल में इसके लिए क्या कहा गया है? हमारे प्रियम्बल में प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल है? इसमें शामिल हमारा क्या है? विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है वी द पीपल की अवधारणा किस देश से के संविधान से अभिप्रेरित है। मतलब भारत ने जो अपना संविधान बन रहा था तो उसमें दुनिया के कई देशों की खूबसूरत चीज़ें अपने संविधान में हमने समाहित की है। तो हमने जो हमारा प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है। ऑप्शन इसमें है ब्रिटेन, फ्रांस या यूएसए या रशिया। किस देश से ये हमारा है? ये हमारा आपका आता है किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इस चीज़ की अवधारणा ली है। वी द पीपल की अवधारणा यूएसए के संविधान से हम लोगों ने ली है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, या 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था, या 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था, या 15 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया था? क्या इसका आंसर? इसका आंसर हमारा होगा 13 दिसंबर 1946। हमारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है कि प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। कि भारत में जो सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है, कौन सत्ता में लोगों को पावर के लिए आगे बढ़ाता है? संसद, राष्ट्रपति या भारत के लोग या सर्वोच्च न्यायालय? क्या संसद है, क्या राष्ट्रपति है, या भारत के लोग या सर्वोच्च न्यायालय है? इसका ऑप्शन इसका ये है भारत के लोग। भारत के जो लोग हैं अंतिम सत्ता के स्रोत हैं। वही लोग क्या है कि जब चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, वो संसद में जाते हैं, वो कानून अब सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें वो हैं, तो जनता सब कुछ तय करती है। तो हमारा फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। 14 में क्या कहा गया? 14 में कहा गया है कि मूल संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित किया गया था? क्या घोषित किया गया था मूल संविधान में? क्या घोषित किया गया था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य क्या घोषित किया गया था, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया था, या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संघीय गणराज्य? क्वेश्चन में देखिए मूल संविधान 1949 की बात हो रही है। उस समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया था? ध्यान से, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फंसाएंगे अच्छी तरीके से, कि उसमें दिया रहेगा कि मूल संविधान 1949 प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया था। 1949 की बात हो रही है। अगर आप जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको क्लियर होगा, पता चलेगा कि हाँ कि क्या चीज़ें उस टाइम थी, उस टाइम की प्रियम्बल। उसके बाद जब उसमें प्रियम्बल में कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, क्या चीज़ें उसमें जोड़ी जाती हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा ये संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 1949 के जो संविधान है उसमें मूल में प्रस्तावना में यही चीज़ थी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो अखंडता, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है उसमें एक शब्द आता है अखंडता। अखंडता ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन, या 46वें संविधान संशोधन द्वारा? ये चीज़ हमारा जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये शब्द हमारा इसमें संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है प्रस्तावना में, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया और वेरुबाड़ी यूनियन के 1960 का जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या ये कहा था? या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, या ये कहा था? या प्रस्तावना संशोधनीय है, या प्रस्तावना बाध्यकारी है? क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के जजमेंट में अपने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। तो ऑप्शन इसका ये सही हुआ। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। केशवानंद भारती केस जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना संशोधित नहीं हो सकती, या प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधनीय नहीं है, या प्रस्तावना न्यायालय प्रवर्तनीय है, या प्रस्तावना संविधान से ऊपर है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और ये क्या है? संशोधनीय है, संशोधन किया जा सकता है। क्या चीज़? पॉजिटिव वो में, कि जो संविधान को और मजबूती दे बेहतर तरीके से। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारा कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, प्रस्तावना में समाजवाद से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है आपका? सोवियत मॉडल का समाजवाद, ऑप्शन नंबर ए, या फिर पूंजीवाद का विरोध, या मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद, या केवल सार्वजनिक क्षेत्र। क्या चीज़ें कहा गया प्रस्तावना समाजवाद से? हमारे जो समाजवाद वर्ड उसमें प्रस्तावना में इंक्लूड है, उसका क्या मतलब है? सोवियत मॉडल का समाजवाद हमारा हो, या पूंजीवाद का पूरी तरीके विरोध हो, या मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा हो, या केवल सार्वजनिक क्षेत्र। क्या कहा गया? इसका ऑप्शन हमारा क्या आता है? इसका हमारा ऑप्शन आता है क्या? ये ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेकुलरिज्म इन द प्रीएम्बल? ये क्या कहा गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नकारात्मक, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नेगेटिव, स्टेट हैज नो रिलीजन, या फिर ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक, सभी धर्मों का समान सम्मान राज्य करेगा, पॉजिटिव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, या फिर पश्चिमी मॉडल की धर्मनिरपेक्षता, वेस्टर्न मॉडल ऑफ द सेक्युलरिज्म, या फिर केवल हिंदू धर्म की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म ओनली। क्या कहा गया हमारे प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप? इसका मतलब क्या है हमारा? क्या कहा गया है इसका? ये पॉजिटिव वे में हमारे यहाँ कहा गया है। सकारात्मक, सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा हमारा स्टेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रस्तावना बंधुता का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द स्टेट पर्पज ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल? केवल राष्ट्रीय एकता के लिए क्या? ऑप्शन नंबर ए, या फिर केवल व्यक्ति गरिमा के लिए, या फिर राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति गरिमा दोनों के लिए क्या, या फिर धार्मिक सहिष्णुता सिर्फ इसके लिए? किसके लिए कहा गया है हमारे संविधान में? इसके लिए, दोनों के लिए, राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति की गरिमा दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ये है। क्वेश्चन नंबर हमारे 21 आता है, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का कौन सा रूप शामिल नहीं है? प्रस्तावना में जो हमारा उल्लिखित है, कौन सा न्याय उसमें शामिल नहीं है? क्या सामाजिक न्याय उसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, या फिर आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, क्या वो शामिल है? या फिर राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, क्या वो शामिल है? या फिर कानूनी, लीगल जस्टिस, वो शामिल है? कौन शामिल नहीं है पूछा है। ये हमेशा इस चीज़ का कि है नहीं, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूछ रहा है शामिल नहीं है। आप प्रीएम्बल जब पढ़ेंगे तो उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? किस प्रकार की न्याय बात की गई है? हमें मतलब कि एक सामाजिक न्याय के बारे में बताया जाता है, एक आर्थिक न्याय के बारे में बताया जाता है, एक राजनीतिक न्याय के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या हमें कानूनी न्याय के बारे में बताया जाता है? तो इसका ऑप्शन यही है। इसका ऑप्शन क्या है? प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का कौन सा रूप शामिल नहीं है? कानूनी न्याय, ये शामिल नहीं है। फिर आते हैं, स्वतंत्रता
समता और बंधुता का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इज इंस्पायर्ड बाय द विच रिवॉल्यूशन? किस क्रांति से? अमेरिका क्रांति जो 1776 में हुई थी उससे प्रभावित थे, या रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उससे प्रभावित थे, या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी उससे, या फिर चीनी क्रांति जो 1949 में हुई थी उससे? इसका क्या आंसर हो सकता है? सोचिए। इसका हमारा आंसर होगा क्या? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में ये चीज़ वर्ड आता है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये तीन चीज़ें हमें फ्रांसीसी क्रांति से हमें हमारे संविधान में ली गई है। और फिर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे, सामाजिक और आर्थिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? सामाजिक और आर्थिक न्याय का आदर्श, द आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इज इंस्पायर्ड बाय द विच रिवॉल्यूशन? क्या अमेरिकी क्रांति से, या फ्रांसीसी क्रांति, या रूसी क्रांति से? किस क्रांति से है? ये चीज़ें हमें मिलती है रूसी क्रांति में। 1917 की जो रूसी क्रांति है वहाँ से हमें ये चीज़ें, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 24। के एम मुंशी ने प्रस्तावना क्या कहा था? क्या कहा है के एम मुंशी ने? व्हाट डिड के एम मुंशी कॉल द प्रीएम्बल? क्या संविधान की आत्मा उन्होंने कहा है, या संविधान का परिचय पत्र उन्होंने कहा है, या हमारे संप्रभु लोकतंत्र की जनपत्रिका या संविधान का दर्पण कहा है? क्या कहा है के एम मुंशी ने? के एम मुंशी ने हमारे संविधान को कहा है हमारे संप्रभु लोकतंत्र की जनपत्री है प्रस्तावना। हमारे संप्रभु लोकतंत्र की जनपत्री है संविधान, ये के एम मुंशी ने कहा था। एस.आर. बोम्मई जो केस है 1994, प्रस्तावना के किन तत्वों को मूल संरचना माना गया? एस.आर. बोम्मई केस में प्रस्तावना के किन तत्वों को मूल संरचना माना गया? क्या केवल संप्रभुता ओनली सॉवर्निटी, या बी केवल धर्मनिरपेक्षता ओनली सेक्युलरिज्म, या केवल लोकतंत्र ओनली डेमोक्रेसी, या डी संप्रभुता समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सॉवरेन सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी? क्या क्या एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? ये सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑप्शन नंबर संप्रभुता समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र इस बारे में कहा गया है। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन केस 1995 न्यायालय ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? प्रीएम्बल इज द जस्टिसेबल, या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है? प्रीएम्बल इज नॉट अमेंडेबल, या प्रस्तावना केवल मार्गदर्शक? प्रीएम्बल इज द ओनली गाइडिंग। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा है आपकी सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 कब पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 का। व्हाट विज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? इन सब चीज़ों का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित हुआ, इन सब चीज़ का बहुत माइनर डिफरेंस है। इसी में लोग फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, या 22 जनवरी 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या हमारा 9 दिसंबर 1946 को? कब पारित हुआ था? ये हमारा पारित होता है कब? 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल इज नॉट करेक्ट? यह संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या बी यह केशवानंद वाद के बाद संविधान का भाग मानी जाती है। डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर केशवानंद केस। सी यह न्यायालय में सीधे परिवर्तनीय नहीं है। इट इज़ द डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, या डी इसे 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। इट वॉज द अमेंड बाय द 42
अमेंडमेंट, कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? इस हमेशा है नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना है नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, ये सीधा सीधा हमारा क्या कहा गया, यह न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, सीधे प्रवर्तनीय। इट इज अ डायरेक्टली इन्फोर्समेंट इन द कोर्ट। इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें का क्वेश्चन 29 क्या कहता है? वी द पीपल का वाक्यांश किस सिद्धांत को इंगित करता है? संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, या लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, या राष्ट्रपति सर्वोच्चता, प्रेसिडेंशियल सुपरमेसी, या संविधान सर्वोच्चता क्या कहता है? या कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी क्या कहा जाता है? इसका मतलब हमारा होगा लोकप्रिय संप्रभुता, वी द पीपल। पॉपुलर सॉवरेनिटी इसका इस सिद्धांत को इंगित करता है ये। फिर प्रस्तावना में समता से क्या अभिप्राय है? इसमें केवल आर्थिक समानता की क्या यह बात करता है? क्या यह केवल सामाजिक समानता की बात करता है, या फिर यह अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समता की बात करता है, या परिणाम की समानता की बात करता है? क्या करता है प्रस्तावना में? प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें किस चीज़ की बात करता है? क्या ऑप्शन ए की बात करता है, या ऑप्शन बी की बात करता है, या ऑप्शन सी की? क्या कहता है? बात करता है हमारा प्रस्तावना में इस चीज़ का अर्थ अवसर की समानता एवं प्रतिष्ठा की समता, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में प्रस्तावना में कहा गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज पॉलिटिकल जस्टिस मीन इन द प्रीएम्बल? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सभी को समान मतदान अधिकार एवं राजनीतिक भागीदारी की बात करता है, इक्वल वोटिंग राइट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, या फिर सभी को सरकारी नौकरी की बात करता है, गवर्नमेंट जॉब फॉर ऑल, या फिर ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका स्वतंत्रता की बात करता है, ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस, या राजनीतिक दलों की बराबरी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? क्या है प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर हमारा 31, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान सभी को समान मतदान अधिकार एवं राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। इसका ऑप्शन नंबर 1, संविधान हमारा क्या कहता है? सभी को समान मतदान अधिकार एवं राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी। इसकी बात नहीं करता कि सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी या फिर राजनीतिक दलों की बराबरी। इसकी प्रस्तावना की बात हो रही है। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द करेक्टली मैच? समाजवादी शब्द क्या हमारे 44वें संविधान संशोधन में इसका वो हुआ, या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया, या अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या लोकतांत्रिक शब्द 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सही सुमेलित है? इसका हमेशा सुमेलित है, नहीं सुमेलित है, कौन सा? इसका हमेशा याद रखना है। क्या ये चीज़ समाजवादी शब्द 40वें संविधान संशोधन द्वारा? नहीं, ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या यह 44वें? ये भी गलत है। लोकतांत्रिक, ये भी सही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रियम्बल में जोड़ा जाता है। फिर प्रस्तावना में लोकतांत्रिक से क्या अर्थ है? व्हाट डज डेमोक्रेटिक मीन इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या बी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एवं लोगों की सर्वोच्चता, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पीपल सुपरमेसी, या राजनीतिक दलों की सर्वोच्चता, या संसद की सर्वोच्चता? क्या इसका आंसर हो सकता है? सोच के बताइए। अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, क्योंकि अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपका प्रस्तावना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो आपका जानते हैं, आपका मतलब कि 90% आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं अगर प्रस्तावना आपको याद है। इसका मतलब हमारा प्रस्तावना लोकतांत्रिक
से अर्थ हमारा होगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एवं लोगों की सर्वोच्चता। हमारी प्रस्तावना में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात कही और लोगों की सर्वोच्चता की बात की गई है, ना कि नेताओं की सर्वोच्चता की। लोकतांत्रिक का अर्थ यही होता है हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत। फिर प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किसने किया। जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे उसमें कि प्रस्तावना में वर्ड आता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किसने किया। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट ने, ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर सी भारत के लोगों ने, या ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ने। किसने कहा? ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सी, भारत के लोगों ने। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावना की व्याख्या में न्यायालय इसका उपयोग किस रूप में करता है। संविधान के अनुच्छेदों को रद्द करने के लिए, संविधान की व्याख्या की कुंजी के रूप में, या मूल अधिकारों को सीमित करने में, या न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार के रूप में। प्रस्तावना की व्याख्या में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसका उपयोग किस रूप में करता है। ये चीज़ जो भी केस आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो आप नोटिस करेंगे, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी केस प्रस्तावना से रिलेटेड हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है संविधान की व्याख्या कुंजी के रूप में वो प्रस्तावना की बात करता है। फिर केशवानंद भारतीयवाद में कितने न्यायाधीशों के संविधान पीठ थे, कितने जज थे उसमें। आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि 9 जज थे, 11 जज थे, 13 थे, 7 थे। इसका हमारा आंसर होगा 13 न्यायाधीश थे। केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीश थे। बेड़ूभाई यूनियन जो केस था उसमें कितने न्यायाधीशों की पीठ थी वो। 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका हमारा आंसर होगा 8 न्यायाधीश। 8 न्यायाधीश। इन्हें पालखीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? क्या कहा इनके पालखीवाला ने प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यह संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड कहा है, यह संविधान का दर्पण कहा है, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या राष्ट्र की जनपत्री कहा है। क्या कहा है? N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। गोलकनाथवाद जो 1967 में प्रस्तावना के संदर्भ में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा जो है, प्रस्तावना क्या संशोधनीय है, या फिर प्रस्तावना संशोधन से मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते, या फिर ऑप्शन सी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारा न्यायोचित है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किस वाद में कहा गया है? बेरुवाड़ी वाद 1960, या केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो हुआ था उसमें कहा गया, या मिनर्वा मिल्स 1980, या गोलकनाथवाद जो 1967 में किस में कहा गया? प्रस्तावना को संविधान कुंजी किस वाद में कहा गया है? इस 40 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में हुआ, प्रस्तावना के किस तत्व को मूल संरचना माना गया? इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980 विच एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल वाज हेल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर? क्या कहा गया? ओनली सेक्युलरिज्म, केवल धर्मनिरपेक्षता, या भी सामाजिक और आर्थिक न्याय का संतुलन, ये कहा गया, या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप, ये कहा गया, या बंधुता एवं व्यक्ति गरिमा, ये कहा गया। क्या कहा गया है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में प्रस्तावना को कहा गया है क्या? बी सामाजिक और धार्मिक न्याय का संतुलन प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। फिर भारतीय प्रस्तावना और अमेरिकी प्रस्तावना प्रमुख अंतर क्या है? क्या अंतर है?
ऑप्शन नंबर ए वी द पीपल केवल भारत में, भारतीय प्रस्तावना अधिक विस्तृत और लक्ष्य निर्दिष्ट है, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी प्रस्तावना संशोधनी नहीं, अमेरिकन प्रेम्बल इज अ नॉट अमेंडमेंट, भारतीय प्रस्तावना न्यायोचित है, इंडियन प्रेम्बल इज अ जस्टिकेबल। उसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये है कि भारतीय प्रस्तावना अधिक विस्तृत और लक्ष्य निर्दिष्ट है। टारगेटेड चीज़ें उसमें एकदम साफ साफ उल्लेख कर दिए क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, साफ साफ उसमें बताया गया है। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1981 में क्या स्पष्ट किया गया? प्रस्तावना न्यायोचित है, प्रेम्बल इज जस्टिकेबल, या 42वें संशोधन की वैधता उसके लागू होने की तिथि से मान्य है। क्या कहा गया उसमें? प्रस्तावना के मूल स्वरूप में लाना होगा या प्रस्तावना संविधान से अलग है, क्या कहा गया था इसमें? क्वेश्चन नंबर 43। इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वें संशोधन की वैधता उसके लागू होने की तिथि से मान्य है। संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में विस्तृत है? देखिए ये फंडामेंटल राइट में चीज़ें आ गई, फंडामेंटल राइट की चीज़ें आ गई हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में विस्तृत है? किस अनुच्छेद में है? सोचिए आप। अनुच्छेद हमारा किसमें? अनुच्छेद हमारा 25 से 28 में है, धर्म की स्वतंत्रता। जब आप वो टॉपिक मैं आपको जब MCQ उसका लगवाऊंगा तब आपको उसमें पता चलेगा कि ये किस में आता है। ठीक, और मैं इस जो अभी MCQ लगवा रहा हूँ आपसे ये भी पूछना था कि MCQ लगवाना ही ठीक है या फिर आप चाह रहे हैं कि आपको मैं पहले टॉपिक पढ़ा दूं फिर MCQ लगवाऊं, क्या बेहतर रहेगा? जो आप लोग बेहतर करें कमेंट में कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं फिर पहले टॉपिक को आपको पढ़ा के फिर क्या है कि या फिर ये करूँगा कि मैं सुबह आपको या फिर उस टाइम ही टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, फिर क्या है कि आपको MCQ भी लगवा दूँ। जैसा आप लोग कहिएगा कमेंट करिएगा, आप बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा। ठीक, फिर हमारे तक क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 45 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्यों ने किया था? 284, 299, 308 या 395? कितने सदस्यों ने? ये थे हमारे 284 सदस्य, 284 सदस्य। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस दार्शनिक परंपरा से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर ए उदारवाद लिबरलिज्म से, या फिर बी रूसो के सामाजिक अनुबंध से, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से, या समाजवादी न्याय की परंपरा से। इसका क्या आंसर होगा? ये हमारा आता है समाजवादी न्याय की परंपरा से। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श जो इस दार्शनिक परंपरा से हमारी चीज़ें प्रस्तावना में आती हैं। और फिर आती है क्वेश्चन नंबर 47, एकता और अखंडता में अखंडता 42वें संशोधन द्वारा जोड़ेगी, इसका क्या महत्व है? अखंडता केवल आंतरिक सुरक्षा बल देती है, या फिर अखंडता की विभाजनकारी शक्तियों को सुरक्षा को दर्शाती है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर हो सकता है? सोचिए बताइए। इसका हमारा आंसर हो ए बी दोनों सही है, मतलब अखंडता केवल आंतरिक सुरक्षा पर बल देती है, अखंडता विभाजनकारी शक्तियों को सुरक्षा भी दर्शाती है, ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 होता है कि प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति के विकास का सही क्रम कौन सा है? ऐसे फंसाता है कि यहाँ की पहला केस कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ये कैसे फंसाता है। तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप सीधा आंसर दे देंगे कब कौन सा केस किस सन में हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा पहला आता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, जो बेरूबाड़ी पहले पाएगा, फिर गोलकनाथ आएगा, फिर केशवानंद, फिर LIC वाला केस आएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऊपर आप देखेंगे कि कौन कौन सा केस कब कब हुआ था, वो आप ऊपर वाले जो स्लाइड है उसमें आप देख लेंगे। प्रस्तावना में समाजवाद को न्यायिक व्याख्या में कैसे परिभाषित किया गया है? कैसे परिभाषित किया गया है? क्या मार्क्सवादी समाजवाद द्वारा परिभाषित किया गया है, या लोकतांत्रिक समाजवाद द्वारा, या मिश्रित अर्थव्यवस्था से कैसे परिभाषित किया गया है, या फिर
अनार्को सिंडिकलिज्म से या फिर गांधीवादी ट्रस्टीशिप से। इसमें सीधा सीधा आंसर है, आप जब प्रेमबल पढ़ेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से हमारे प्रस्तावना में इसका चीज़ का लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 आता है, प्रस्तावना के मूल संरचना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? बताइए कि प्रस्तावना को पूरी तरह बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है? या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना के मूल तत्व संप्रभुता, लोकतंत्र आदि मूल संरचना है, या प्रस्तावना संशोधन से परे है, या प्रस्तावना का मूल संरचना सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका आंसर क्या है? इसका हमारा आंसर आएगा प्रस्तावना के मूल तत्व संप्रभुता, लोकतंत्र आदि मूल संरचना है। हमारे मूल प्रस्तावना में ये चीज़ें हैं। प्रस्तावना पूरी तरह का हमारा बदला भी नहीं जा सकता, संशोधन किया जा सकता है क्या पॉजिटिव, या प्रस्तावना का मूल सिद्धांत लागू नहीं होता। ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है? गलत हैं। ये गलत, हमारा ऑप्शन यही सही है। लास्ट में जब आपको हम PDF देंगे तो इसमें क्या है कि आंसर क्या क्या है, लास्ट में सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा। जितना लोग कमेंट करेंगे उतना मेरे लिए बेहतर रहेगा। जितने लोगों, और आपसे गुजारिश है कि आपकी भी तैयारी बेहतर हो जाएगी, मेरी भी तैयारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 बार हायर दिया है। हायर का जो मेरा एक बार 22 क्वेश्चन सही हुआ था, एक बार 20 क्वेश्चन, तो अब की बार टारगेट है 25 और 30 के बीच में टारगेट ये है, क्योंकि पहले मैं टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार नहीं करता, लेकिन क्या है कि अब की बार मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार की हैं। अब खुद भी तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें कर रहा हूँ। आपकी भी तैयारी बेहतर हो जाए, मेरी भी तैयारी बेहतर हो जाए। तो आप लोग हमें बताइएगा कि क्या करना ठीक रहेगा, कि पहले टॉपिक आपको पढ़ा दूँ फिर MCQ लगवाऊँ, या फिर आप चाहते हैं कि MCQ ही चीज़ें हों। जैसा आप कहिएगा उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा।